हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड आप लोग का कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी में हम लोगों ने एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट टोटल कंप्लीट कर लिया है एंड एंटी लिप्रोटिक एजेंट भी हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो चलिए अगला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जो कि है एंटी फंगल एजेंट। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग एंटी फंगल एजेंट और एंटी वायरल ड्रग ये दो चैप्टर आप लोग का कंप्लीट करेंगे इसी ही लेक्चर में, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में एक बार पहले भी एंटी वायरल के बारे में मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में यूनिट 3 में हम लोगों ने एंटी वायरल कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो देख लेना, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आज दोनों ही चैप्टर को इस लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा कि एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। उसके बाद एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में भी बहुत आसान तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं भी कोई भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटी फंगल एजेंट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट क्या होता है? एंटी फंगल एजेंट मतलब ऐसे ड्रग, एंटी फंगल मीन्स फंगल के अपोजिट जो काम करता है वही हमारा होता है एंटी फंगल। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें? दीज आर दोज ड्रग, दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। ऐसे एजेंट जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटी फंगल एजेंट। अच्छा, फंगल क्या होता है, फंगल इन्फेक्शंस क्या क्या होते हैं? अब फंगल इन्फेक्शंस के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि हमारे स्किन्स में होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे दाद हो गए, खाज खुजली, ये सब बहुत ज़्यादा होते रहते हैं और ये ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में होते रहते हैं फंगल इन्फेक्शन। ठीक, तो यही सब के बारे में आप लोगों को फंगल इन्फेक्शंस में लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे? फंगल इन्फेक्शन कैन अकर्स ऑन द स्किन। फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं अक्सर होते रहते हैं स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन, सब्सटेंस टिश्यू एंड इंटरनल ऑर्गन्स में होते रहते हैं। फंगाई काज ए नंबर ऑफ डिजीज इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन जो होता है कॉमन थॉट मच ऑफ नेचुरल वर्ड। ये नेचुरल होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में हमेशा अक्सर होते रहते हैं और इनका कोई ज़्यादा डेंजरस वो नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज होते हैं। ठीक, देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, फंगाई आर जनरली फाउंड इन द रेसिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। इनके एंटीबायोटिक्स भी पाए जाते हैं। फंगाई कैन लिव्स इन द एयर। ये जो होते हैं फंगाई एयर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, प्लांट में मतलब हवाओं में भी पाए जाते हैं, मिट्टियों में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं और पौधों में भी ये फंगाई ये पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, डिजीज काज्ड बाय फंगाई इज रिंग वार्म एक्टिनोमाइसिस। रिंग वार्म में क्या होता है? दांत खाज खुजली जो होता है वही सब इनके कारण होते हैं फंगल इन्फेक्शन के। ठीक, अब देखिए एंटी फंगल एजेंट के बारे में अगर और भी लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने वैसे शॉर्टकट डिफिनीशन बता दिया है कि क्या होता है एंटी फंगल एजेंट। ठीक, इसके बारे में अगर और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि एन एंटी फंगल एजेंट इज ए ड्रग दैट सेलेक्टिवली eliminate fungal pathogens from a host with minimal toxicity to the host। ठीक, ये तो हो गया टोटल एंटी फंगल और फंगल इन्फेक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में। अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं और फंगल इन्फेक्शंस क्या होते हैं और फंगल इन्फेक्शन मिनिमम कॉमनली कहाँ कहाँ होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं फंगल इन्फेक्शन? स्किन में हो गए, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन्स में हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स में हो गए, ये सब जगह ये कॉमनली होते हैं। ठीक, और ये कॉमनली रूप से ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये जो होते हैं कहाँ रहते हैं? ये फंगाई जो होते हैं कहाँ रह सकते हैं? तो ये रहते हैं एयर में, सॉइल में, वाटर में, प्लांट में, ये सब जगह पर ये रहते हैं।
जो कि इनके कारण क्या होते हैं, रिंगवार्म हो गए, एक्टिनोमाइसियस हो गए। अब इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। इनमें किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। दी एंटी फंगल आर क्लासीफाइड एज एंटीबायोटिक्स इंक्लूड होते हैं। इसमें कौन कौन से, देखिए एक हो गया हमारा पोलुइंस एंटी फंगल ड्रग और दूसरा हमारा एंटीबायोटिक इंक्लूड में दो हमारे होते हैं एंटीबायोटिक, पोलुइंस एंटी फंगल ड्रग और हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। अब देखिए इसमें एंटीपोलुइंस एंटी फंगल में हमारे आते हैं नाइस्टेनिन, हेमिसेनिन, नाइट्रामाइसिन हो गया, एम्फोटेरिसिन हो गए। ठीक, उसके बाद देखिए हेट्रोसाइक्लिक में हमारे कौन कौन से आते हैं? हेट्रोसाइक्लिक में हमारा एक ड्रग्स आते हैं ग्रेसियोफ्लुइन। ठीक, अब दूसरा क्लासीफाई हमारा है एंटी मेटाबोलाइट एंटी फंगल ड्रग, जिसमें हमारा फ्लूसाइटोसिन आते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए एजोल एंटी फंगल ड्रग में हमारे दो आते हैं, एक होता है एमाइडोजोल और दूसरा होता है ट्रायोजोल, जिसको एमाइडोजोल को हम लोग टॉपिकल कहते हैं और ट्रायोजोल्स को हम लोग सिस्टमेटिक कहते हैं। तो एमाइडोजोल में हमारा आता है क्लोट्रिमोजोल हो गया। उसके बाद ये क्लोट्रिमाजोल अक्सर करके रिंगवार्म में दिया जाता है और ये ज़्यादातर आप लोग देखे भी होंगे, अगर आप लोग हॉस्पिटल ट्रेनिंग किए होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आप लोग देखते होंगे दांत खात खुजली का जिसको प्रॉब्लम रहता है तो ज़्यादातर ये पेस्ट वहाँ पे अवेलेबल रहता है, ट्यूब में रहता है क्लोट्रिमाजोल। ठीक, और इसमें एक आता है मेटोक्सजोल, ऑक्सजोनजोल एंड इकोनाजोल। ये सब ज़्यादातर रिंगवार्म में भी दिया जाता है। ट्रायोजोल में हमारा फ्लूकोनाजोल हो गया, इंट्रोक्सजोल हो गया। ठीक, ये सब दिए जाते हैं। ये सब फंगल इन्फेक्शंस के ड्रग्स हैं। ठीक, एक हमारा देखिए एलिमाइन एंटी फंगल ड्रग है, ये हमारा होता है टर्बिनाफाइन। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गए और इनके ये सब ड्रग्स हो गए जो कि हमारे फंगल इन्फेक्शंस में यूज किए जाते हैं। ठीक, और अगर इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। ठीक, क्या बात करने जा रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलिए अब देख लेते हैं बिना देर किए हुए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टाल इनहिबिट बाय द एलामाइन ड्रग्स बाय द एजोल डेरिवेटिव एंड एम्फोटेरिसिन बी एंड अदर पोलिन्स एंटीबायोटिक बाइंड करते हैं टू एर्गोस्टाल इन दी फंगल सेल मेम्ब्रेन एंड इंक्रीज करता है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे एम्फोटेरिसिन भी दिया गया है ना। अब इसके बारे में आप लोग पूरा स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टोटल आप लोग दोस्तों कहाँ पढ़ेंगे, आप लोग को सिलेबस में दिखाता हूँ तब आप लोग समझेंगे कि आप लोगों को कहाँ पढ़ना है। एम्फोटेरिसिन भी कहाँ पे दिया गया है? यूनिट 4 मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें एंटी फंगल एंटीबायोटिक दिया गया है ना यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे दिया गया है एम्फोटेरिसिन भी। इन ड्रग के बारे में बहुत ही आसान तरीके से मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया गया एम्फोटेरिसिन बी एंड अदर फॉलोइंग एंटीबायोटिक इंक्रीज करता है मेम्ब्रेन सेल परमेबिलिटी को। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं साइक्लोपेरेक्स इंक्रीज करता है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को, किसके द्वारा? एनदर मैकेनिज्म के द्वारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है फ्लूटोसेन एंड एक्यूमुलेटेड बाय द फंगल सेल एंड कन्वर्ट होता है टू 5-फ्लोरोसिल एंड व्हेन 5-FU इज echorated into the fungal RNA protein synthesis is inhibited and ग्रेसियोफ्लुइन इंटरफेरेंस विद द माइक्रोट्यूबल्स एंड ब्लॉक करता है माइटोसिस के। तो यही 2-3 पॉइंट दिए गए हैं। कुछ पॉल्यूइन एंटीबायोटिक के बारे में देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ आसान तरीके से, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से लिखा गया है। ठीक, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटीवायरल के बारे में, लेकिन थोड़ा सा पॉल्यूइन एंटीबायोटिक देख लीजिए। सेलेक्टिवली ये बाइंड करता है एर्गोस्टोसोल इन फंगल मेम्ब्रेन्स के साथ एंड दिस एक्शन इंक्रीज करता है फंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को एंड अलाउ टू द साइटोप्लास्टिक कंटेंट एंड द escape from the cell and the pollutant drug can also cholesterol in mesenchymal cell। साइक्रोपिलाक्स हो गए, ये सब ड्रग्स के बारे में दिए गए हैं। अगर ये भी थोड़ा सा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद चलिए दोस्तों, ये टोटल था आप लोगों का एंटी फंगल एजेंट के बारे में।
क्लासिफ क्या होता है एंटी फंगल, उसके बाद फंगल इन्फेक्शंस क्या क्या होते हैं, और ये फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, फंगाई जो होते हैं कहाँ कहाँ रह सकते हैं और ये कहाँ कहाँ इन्फेक्शन कर सकते हैं, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, इन्फेक्शंस कर सकते हैं हमारे स्किन पर, इंटरनल आर्गन में भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने टोटल देख के क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लिया। अब ये आप लोगों का एंटी फंगल एजेंट क्या हो गया, द एंड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एंटीवायरल। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंटीवायरल। देखिए यहाँ टिक लगा दे रहा हूँ जिससे आगे आप लोग को पता चले कितना तक कंप्लीट हो गया है। ठीक, एंटीवायरल ड्रग के बारे में अब चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे इजी नोट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एंटीवायरल ड्रग। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे दोस्तों एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग क्या होता है, एंटीवायरल ड्रग को सबसे पहले तोड़ेंगे। एंटीवायरल ड्रग जो हमारा होता है, एंटीवायरल दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एंटीवायरल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, कौन कौन, एंटी प्लस वायरल। तो क्या लिखेंगे, ऐसे ड्रग जो कि वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीवायरल ड्रग। अब इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि वायरल में वायरस क्या होता है। वायरस के बारे में चलिए जान लेते हैं क्या होता है वायरस। अब वायरस के बारे में बहुत ही पहले से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। जिस टाइम पे कोरोना वायरस का लहर चल रहा था उस समय आप लोगों ने बहुत रिसर्च किया होगा, क्या होता है वायरस, क्या होते हैं कोरोना वायरस, कैसे कैसे फैलते हैं, इन कहाँ कहाँ ये रहते हैं, इनसे बचाव कैसे किया जाए, किसके इसके द्वारा ये इनको किल किया जा सकता है, ये सब के बारे में आप लोगों ने टोटल शायद रिसर्च किया होगा। क्योंकि आप लोगों ने 2 साल तक लॉकडाउन लगे थे, कहीं पे आना जाना भी नहीं था, तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। ठीक, तो क्या होते हैं वायरस। वायरस के बारे में दोस्तों मैंने एक बार मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी बता चुका है, नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बने हुए हैं वायरस के स्ट्रक्चर। ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन जितने ही छोटे होते हैं उतने ही डेंजरस होते हैं। ठीक, जितने ही छोटे होते हैं उतने ही क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। केवल इनमें क्या होता है, इनमें जो बीच में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसमें हो सकते हैं डीएनए या फिर हो सकते हैं आरएनए, दोनों में से एक रह सकते हैं, या फिर डीएनए रह सकता है या फिर आरएनए रहता है। और यहाँ पे जो लेयर बने हुए हैं उन्हें कैप्सिड लेयर कहते हैं। ठीक, अब ये हमारे हैं पूरे वायरस के स्ट्रक्चर, बस इतने ही 2 चीज़ होते हैं। एक हमारा न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और इसमें एक लेयर बने होते हैं जो कि हम लोग जिसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और बस यही होते हैं वायरस, और यही इतने डेंजरस होते हैं। जो कि कितने डेंजरस होते हैं आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कोरोना वायरस के पहले लहर और दूसरे लहर में। ठीक, अब आखिर ये वायरस तो वायरस ही है, लेकिन इसका कोरोना वायरस नाम क्यों पड़ा। ये वायरस के ऊपर एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर देखा गया, जिसको देखते हुए इसका नाम रख दिया गया कोरोना वायरस। आप लोगों ने जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो यूट्यूब जब खोलते थे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ओ माई गॉड हो गए, और भी बहुत सारे कार्टूनी वीडियो डालते रहते थे, जिसमें दिखाते थे आप लोगों को कि वायरस उड़ते हुए आ रहा है, और जिसमें साइड साइड ये बने हुए रहते थे, एकदम उड़ते हुए आ रहा था। तभी कुछ लोग रहते हैं कार्टून में ही बने रहते थे कि वो यहाँ पे आदमी ऐसे रहते थे और वो तुरंत सैनिटाइजर लेकर के ऐसे मार देते थे उसके ऊपर और मास्क पहन लेते थे, तभी वो वायरस नीचे गिर के ख़त्म हो जाता था। ठीक, बहुत सारे कार्टून, उसमें आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा रहा होगा कि वायरस के ऊपर एक क्राउन शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए होता है, और इसके ऊपर एक क्राउन शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसी क्राउन शेप स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा हुआ था। और इसके बारे में और भी अंदर तक जानना होगा तो आप लोग कहीं पर भी सर्च करके इसके बारे में भी और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, और भी जानकारी लेना हो तो आप लोग हो सकता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में और भी अच्छी तरीके से मैं शायद बताया हूँ, अगर आप लोग वहाँ पे भी देख लेंगे तो और भी अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है वायरस।
चलिए बातें तो हो गई, क्या क्या होते हैं, अब लिखना कैसे है वो जानते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए वायरस आर दी स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट। क्या होता है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं जो कि कंसिस्ट होते हैं इसेंशियली आप न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए होते हैं या फिर आरएनए होते हैं, इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट या फिर इसको कैप्सिड का लेयर कहते हैं। ए वायरस कैन नॉट रिप्लिकेट इट्स ओन। इसका मतलब क्या हुआ, ए वायरस कैन नॉट रिप्लिकेट इट्स ओन। ये वायरस जो होते हैं ना दोस्तों, ये अपने से अपने ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हैं। जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे नहीं, जब तक उन्हें कोई होस्ट सेल नहीं मिलेगा, तब तक वो अपने ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वायरस है, ठीक, मान लीजिए ये वायरस है, अब जब तक ये किसी भी आदमी के अंदर जाएगा नहीं, तब तक ये अपने ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकता है। जब तक इन्हें कोई होस्ट सेल मिलेगा नहीं, तब तक ये अपने ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकते हैं, वही कह रहा है। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट मस्ट अटैच एंड आइदर ए होस्ट सेल एंड इट कैन देन यूज होस्ट सेल एनर्जी टू द सिंथेसिस प्रोटीन एंड डीएनए आरएनए वायरस। जो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या फिर आरएनए वायरस होते हैं, इनको किल करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो रहते हैं हमारे सेल के अंदर रहते हैं। क्या होता है, इनको क्यों किल करने में डिफिकल्ट होता है, ये डीएनए आरएनए जो वायरस रहते हैं इनको किल करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे लिव इनसाइड दी सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर रहते हैं। एंड एनी ड्रग दैट किल ए वायरस में आल्सो किल सेल। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो बताइएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में। हेडिंग डालेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग, तो इसमें लिखेंगे एंटीवायरल एजेंट आर क्लासीफाई एज फॉलो। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरस वायरस। एंटी हाइपरस वायरस में हमारे देखिए सबसे पहला आइडोक्सिडीन हो गया, आइडोक्स्यूरिडीन ड्रग्स हो गए, एसाइक्लोवीर हो गया, फाइमिक्लोवीर हो गया, गैनीसाइक्लोवीर हो गए। ठीक, ये सब ड्रग्स हैं जो कि एंटी हाइपरस वायरस होते हैं। ठीक, अब इनके स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, एसाइक्लोवर के स्ट्रक्चर देखिए बने हुए हैं, आप लोग बनाना चाहते हैं अगर स्ट्रक्चर भी तो ये भी बना सकते हैं। उसके बाद गैनीसाइक्लोवीर के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरस वायरस। ठीक, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, एंटी हाइपरस वायरस। चलिए अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन। पहला था एंटी हाइपरस वायरस और दूसरा है हमारा एंटी रेट्रो वायरस या फिर इसको एंटी एचआईवी वायरस भी कहते हैं। इसमें हमारे दो होते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियोसाइड रिजर्व ट्रांसपोर्टेज इनहिबिटर, जिसको शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हैं NRTIS। ठीक, इसमें हमारा ज्यूडोव्यूडिन हो गया, स्टोयूडिन हो गया, क्लाइडोसिन हो गया, उसके बाद जेल्स्टोबिन हो गया, लेमियूडिन हो गया। ठीक, इनके ड्रग्स के नेम तो दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। अगर स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं आप लोग तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिजर्व ट्रांसपोर्टेज इनहिबिटर। ठीक, ये स्ट्रक्चर इसमें बने हुए हैं। देखिए हमारा दो इसमें ड्रग्स हैं, नेविपाइन हो गए, उसके बाद डेलिवर्डिन हो गए। ठीक, और तीसरा हमारा होता है प्रोटीएज इनहिबिटर। हम लोग अभी दूसरा एंटी रेट्रो वायरस की ही बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा सबसे पहला क्या था, एंटी हाइपरस वायरस और दूसरा एंटी रेट्रो वायरस। ठीक, जिसमें हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पे देखें। तीसरा हमारा है प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर में हमारे ड्रग्स आते हैं आइडिनावर, सेक्यूवर एंड लोपिनावेर। ठीक, ये सब ड्रग आते हैं। और तीसरा अब हम बात करने जा रहे हैं। पहला हमारा था क्या, एंटी हाइपरस वायरस और दूसरा हमारा है एंटी रेट्रो वायरस या फिर एंटी एचआईवी वायरस कहते हैं। और तीसरा हमारा है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस और चौथा हमारा है नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरा और चौथा। अब देखिए हमारा तीसरा है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, दिख रहा है ना, INFLUENZA वायरस। ठीक, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें हमारे 2 ड्रग्स आते हैं एमेंटोडिन एंड रिमेंटेडिन। स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके स्ट्रक्चर ज़्यादातर मेडिसिनल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहला हमारा हो गया एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, तीसरा और चौथा और लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन चौथा जो है वो है नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग में हमारा हो गया रिबाविरिन एंड एनफ्रिन।
तो स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहते हो तो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम लोगों ने फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट 3 का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एंटी फंगल एजेंट और एंटी वायरल एजेंट। अब आप लोगों का केवल बचा हुआ है एंटी एल्मेटिक एजेंट और एंटी मलेरियल और एक और है। तो 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा बहुत जल्द। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करके। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।